विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मास्टरपीस, डॉक्टर डूम का रेफरेंस, म्यूज के ग्रूसम पेंटिंग्स का आगाज, पनिशर का झलक और स्कल्स का नॉर्मलाइजेशन। ऐसे बहुत सारे ड्रामे से भरा हुआ था ये एपिसोड। डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड 4 वन लाइन रिव्यू, आउटस्टैंडिंगली रिटन एपिसोड। सीरियसली डेयरडेविल बोर्न अगेन का हर एक एपिसोड पिछले एपिसोड से बेहतर होते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ राइटिंग। और खास करके ये एपिसोड ना कोई शॉकिंग ट्विस्ट, ना कोई शॉकिंग रिवील और ना ही कोई इंटेंस सीन लाइक कोर्ट रूम ड्रामा या फिर फाइट सीन, कुछ नहीं था इसमें। बस स्टिल ये एपिसोड एक परफेक्ट फ्लो मेंटेन करती है विद अमेजिंग कन्वर्सेशंस। सो पिछले एपिसोड का एंड हुआ था हेक्टर अयाला के डेथ से और इस एपिसोड का स्टार्ट होता है उसके पोस्टमार्टम से। और व्हाइट टाइगर के सूट एंड एमुलेट्स को एज एविडेंस हॉस्पिटल में ही रख दिया गया है। काइंड ऑफ कह सकते हो कि गवर्नमेंट के पास है वो अभी। एंड मैट ने ये कोर्ट रूम में रिवील कर दिया था कि हेक्टर ने अपना एमुलेट्स नहीं पहना था जब उसने उस आदमी को सबवे स्टेशन में बचाया था। यानी एमुलेट्स के बारे में अब गवर्नमेंट जानती है एंड वो अभी गवर्नमेंट के अंडर ही है, जो कि एक सीरियस क्वेश्चन राइज करता है कि नेक्स्ट व्हाइट टाइगर यानी एंजेला को वो एमुलेट्स मिलेगा कैसे, क्योंकि कॉमिक्स से बिल्कुल मैच नहीं करता है ये स्टोरी। कॉमिक्स में हेक्टर अयाला के एमुलेट्स के बारे में किसी को नहीं पता था एंड गवर्नमेंट के हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड कॉमिक्स में एंजेला एक FBI एजेंट होती है जब व्हाइट टाइगर का डेथ होता है, मींस मिड 20s और अर्ली 30s में होती है तब वो। एंड जब वो अपने अंकल हेक्टर अयाला के डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है तब उस एमुलेट्स के बारे में पता चलता है एंड डेयरडेविल उसे मेंटोर की तरह गाइड करता है और तब जाके वो व्हाइट टाइगर बनती है। बट फिलहाल एंजेला एक छोटी बच्ची है और व्हाइट टाइगर के एमुलेट्स भी नहीं है उसके पास। सो मोस्ट प्रोबब्ली सीजन 2 में जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब एक अच्छा कैरेक्टर आर्क देखने को मिल सकता है कि कैसे उसे एमुलेट्स मिलती है और डेयरडेविल के अंडर मेंटरशिप लेके वो कैसे नेक्स्ट व्हाइट टाइगर बनती है। क्योंकि ओपनिंग सीन में एंजेला एंड मैट के बॉन्डिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से एस्टैब्लिश किया जाता है जब एंजेला हेक्टर को देखने हॉस्पिटल चली जाती है बट मैट उसे रोकता है एंड तब उसका पुलिस एंड न्यूयॉर्क सिटी के लिए एंगर दिखाया जाता है। वो सीन में इस चाइल्ड एक्टर ने काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस डिलीवर किया। एंड देन हमें देखने को मिलता है फर्स्ट ऑफिशियल लुक ऑफ म्यूज, जहां वो किसी को बेहोश करके अपने अड्डे में ले जा रहा है एंड वी ऑल नो वो क्या करेगा उसके साथ। एंड देन हमें म्यूज के सारे ग्राफिटीज देखने को मिलते हैं जैसे कि विल्सन फिस्क का जिसमें उसके डबल पर्सनालिटी को शो किया है उसने, पनिशर का ग्राफिटी जो हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था एंड अब व्हाइट टाइगर का जहां लिखा है विजिलेंटी जस्टिस। सो यस अगेन कॉमिक एक्यूरेट। कॉमिक्स में भी म्यूज विजिलेंटी के काइंड ऑफ सपोर्ट में ही था एंड व्हाइट टाइगर का डेथ उसे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा होगा। देन एक पार्टी में अपना डेनियल ब्लेक नशे में धुत होकर फिस्क के सीक्रेट प्लान को बीबी यूरिक को बता देता है रिलेटेड टू सिटीज रिसाइकलिंग इनिशिएटिव और बीबी उसे बहुत ही अच्छे से नेशन वाइड रिवील कर देती है जिस पर विल्सन फिस्क भयंकर गुस्सा होता है एंड अपना डेनियल बिना डरे उसी के सामने ही एडमिट कर देता है कि हाँ मैंने ही वो रिवील कर दिया था अनजाने में। एंड उस सीन में डेनियल एंड विल्सन फिस्क के बढ़ते हुए बॉन्डिंग को शो किया गया। जिस तरीके से डेनियल विल्सन को एडमायर करता है और लॉयल है, विल्सन फिस्क उससे काफी इम्प्रेस्ड है। और फिर एक छोटे से केस की तरफ हमारा अटेंशन शिफ्ट किया जाता है लेरॉय ब्रैडफोर्ड जो कि एक चोर होता है जिसे मैट काइंड ऑफ डिफेंड करता है। ये काफी छोटा एंड अनरिलेटेड पार्ट लग सकता है आपको बट इस केस के थ्रू हमें पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम कितना खोखला होते जा रहा है वो हाईलाइट किया जाता है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है कि इनके कन्वर्सेशन में लेरॉय स्क्रल्स को मेंशन करता है लाइक इट्स नथिंग एंड मैट भी इसमें ज्यादा रिएक्ट करता नहीं है, मतलब वो जानता है स्क्रल्स के बारे में एंड इससे ये पता चलता है कि स्क्रल्स एक कॉमन टॉक बन चुका है न्यूयॉर्क में एंड सबको पता है स्क्रल्स के बारे में। एंड उसी सीन में जब मैट लेरॉय के प्रोबेशन रिक्वेस्ट के लिए कोर्ट जाता है वहां उसे मिलती है सोफिया एंड सोफिया लेटेवेरियन है जो मैट उसके सुपर सेंसेस से पता कर देता है। How'd you know I was Latvian? Pretty sure you snuck a piece of honey cake for breakfast. Wow. It's a blind thing. बट यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, उसने लेटेवेरियन नहीं लेटेवियन कहा। लेटेवेरियन मतलब डॉक्टर डूम का बर्थ प्लेस जहाँ का वो राजा बनता है जो कि फ्रिक्शनल जगह है मार्वल का। बट लेटेविया एक रियल जगह है सो यस वो एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है बट ये फिक्स नहीं है कि लेटेवेरिया एमसीयू में एग्जिस्ट करता है कि नहीं और शायद डॉक्टर डूम एमसीयू में लेटेविया से हो क्योंकि लेटेवेरिया को कॉमिक्स में जिन्होंने क्रिएट किया था उन्होंने लेटेविया से ही इंस्पिरेशन लिया था। सो यस इट कुड बी पॉसिबल। देन कोर्ट में ही मैट को ऑफिसर पावल भी देखने को मिलता है और वहां मैट के कन्फ्रंट करने से उसे पता चलता है कि उसने हेक्टर को नहीं मारा है। सो मेन सस्पेक्ट जो था वही क्लियर हो गया। एंड ओपनिंग सीन में जब मैट डॉक्टर से बात करता है तब उसे पता चलता है कि हेक्टर को शूट किया गया था लेकिन वो बुलेट उन्हें नहीं मिला था। तब वो मर्डर साइट में जाता है और वहां उसे वो बुलेट मिलता है जिसमें अगेन पनिशर का लोगो है। इसलिए मैट सीधा जाता है फ्रैंक के पास और वहां जो सीन क्रिएट होता है भाई वन ऑफ द बेस्ट रिटन सीन। वहां जब मैट उसे बताता है उस बुलेट के बारे में तो फ्रैंक कुछ रिएक्ट ही नहीं करता
है। मैंने एक्सपेक्ट किया था रेस देखने को मिलेगा, बट नहीं, फ्रैंक काफी कूल अंदाज में कहता है कि कोई फैन बॉय होगा और क्या। और इसी सीन में हमें पता चलता है कि साल भर बाद भी मैट फोगी के इंसिडेंट से मूव ऑन नहीं कर पाया है। वो नॉर्मल लोगों की तरह जीता तो है, बट फ्रैंक से वो अपना रियलिटी छुपा नहीं पाया, क्योंकि फ्रैंक यही लाइफ जीता है। उसके फैमिली के डेथ के बाद फ्रैंक जो महसूस करता है वही एग्जैक्ट फीलिंग्स उसने मैट के अंदर डिटेक्ट कर ही लिया। और मैट के लिए ये इतना इम्पैक्टफुल साबित हुआ कि इसी के बाद वो अपना डेयरडेविल वर्जन के लिए ओपन अप हो पाया। और उस तरफ हमें विल्सन फिस्क एंड वेनेसा के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को भी दिखाया जाता है, जहाँ थेरेपी में वेनेसा को पता चलता है कि एडम के साथ फिस्क मिल चुका है। और फिस्क को पता चलता है कि जब वो वेनेसा को छोड़ के चला गया था तब एडम ने कैसे उसे सहारा दिया था। और फिर आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मास्टरपीस। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कैसे विल्सन फिस्क अपने बेसमेंट में जाता है, यानी नीचे लाइट से डार्कनेस की तरफ, और इस तरफ मैट अपने टेरेस पे जाता है डार्क से लाइट की तरफ। यानी यहाँ डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है विल्सन फिस्क के किंगपिन वर्जन को एंड लाइट मैट के डेयरडेविल वर्जन को। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है डेयरडेविल के सारे मास्क को जो उसने अभी तक यूज किया है या फिर यूज करने वाला है, एंड विल्सन फिस्क का वो आइकॉनिक पेंटिंग जिसमें उसी के खून के छींटे हैं जो सीजन 3 में डेयरडेविल के मुख को ने किया था। इस तरफ दिखाया जाता है मैट अपना अपग्रेडेड बिली क्लब निकालता है एंड उस तरफ विल्सन फिस्क अपना हैवी फैट मील, क्योंकि थ्रू आउट दिस सीजन हमने देखा विल्सन फिस्क डाइट में है, एग व्हाइट्स खा के फैट कम कर रहा है अपने मेयर के पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए। बट ये मील सिंबलाइज करता है किंगपिन को। और हमें आखिरकार दिखाया जाता है कि इतने दिन से विल्सन किस पर हाथ साफ कर रहा था, किसकी वजह से उसके नकल्स लाल होते थे। उसने एडम को कैद करके रखा है और एडम अपने आजादी की भीख मांग रहा है। और उस तरफ मैट अपने बिली क्लब से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और एंड में हमें दिखाया जाता है म्यूज को, जो उस बॉडी को स्टार्टिंग में उसने किडनैप किया था उससे वो ब्लड निकाल रहा है। सो यस, ऑब्वियसली उसे वो यूज करेगा अपने नेक्स्ट ग्राफिटी के लिए, जो कि न्यूयॉर्क में कैओस क्रिएट करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आउटस्टैंडिंग एंडिंग। सीरियसली ये एपिसोड जो फ्लो मेंटेन करता है वो काफी इंपॉर्टेंट था एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसमें म्यूज का खौफ शुरू होगा। ब्लड के ग्राफिटीज न्यूयॉर्क के लोगों का कैसा रिएक्शन निकालेगा और मेयर विल्सन फिस्क उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, एंड उस तरफ डेयरडेविल का भी राइज हो रहा है तो मैट इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। कांट वेट फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे।